तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का भूगोल का अध्याय 1, जो कि आपका संसाधन एवं विकास। आज जो हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। और गाइस, अगर आपको इस चैप्टर का फुल वीडियो देखना है, अगर आपको पूरा चैप्टर बारीकी से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फुल चैप्टर का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं नोट्स की। तो ये जो नोट्स हैं वो बेस्ड ऑन रिलेटेड सिलेबस है आपके, यानी आपका जो इस साल सिलेबस डिलीट हुआ है उस पर बेस्ड है। तो गाइज़, इस साल जो है आपकी पूरी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए नोट्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, वो है प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाती हैं। यानी यहाँ पर जो है हमें संसाधन की डेफिनेशन दी गई है कि संसाधन आखिर है क्या। तो संसाधन क्या है कि ऐसी कोई भी चीज़ इस पूरी दुनिया में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने, और जिसका यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। मान लो कि आपके पास पेट्रोल है, अब आपको पेट्रोल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास ज़मीन से, तो हम क्या उसका यूज़ कर पाएंगे? नहीं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी यानी प्रौद्योगिकी भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमारे सरकार ने और हमारी जो संस्कृति है उसने मान्यता दी हुई है कि हम इनका यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। वो क्या कहलाती है? एक संसाधन। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारे इंसान हो गए, उसके बाद हमारे वनस्पति, जो हमारे पशु हैं वो हो गए, वो सब क्या है? जैव संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद जो है निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, बहुत सारे हैं। कोल, पेट्रोलियम, खनिज, लोहा, अयस्क, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव होते हैं, तो अजैव संसाधन है ये सब। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। यानी ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मान लो आपने सोलार सिस्टम लगाया, सौर ऊर्जा लगाई आपने, ठीक है, सोलार पैनल लगाए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी आपने एक बार यूज़ कर ली, आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने पवन चक्की लगवाई, वायु से आपने बिजली बनाई, आप उसका दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे संसाधन जो दोबारा बन भी सकते हैं, या फिर जिनको हम दोबारा बार बार उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण अथवा तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनविकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। यानी ऐसे संसाधन जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, और इनका उपयोग जो है हम एक बार करने के साथ साथ दोबारा नहीं कर सकते। अगर इनका एक बार यूज़ कर लिया हमने तो ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारे खनिज हो गए, मान लो आपने कोयला जला दिया तो आप वापस कोयला बना सकते हो। पेट्रोलियम हो गया हमारा, अगर आपने एक बार पेट्रोल यूज़ कर ली तो आपको दोबारा डलवानी पड़ेगी गाड़ी में, आप उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। और पेट्रोल को बनने में आए और जो आपकी भूमियों से बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी बहुत समय लगता है इन्हें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका जो मालिकाना हक होता है वो किसी एक आदमी के हाथ में होता है, वो क्या कहलाते हैं? निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन। यानी जैसे आपका घर हो गया, अब वो क्या है? आपके परिवार में से किसी एक सदस्य के नाम पर है, तो वो आपका व्यक्तिगत है। आपका कोई खेत है, कोई कुआं है, आपके कोई जगह है उसमें कुआं है, कोई मंदिर है, तो वो आपका मंदिर हो जाएगा। इस तरह से वो निजी स्वामित्व वाले संसाधन। उसके बाद वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, जो समाज में रह रहे हैं, कोई भी उनका उपयोग कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, पूरे समाज के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे को हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे आपके मोहल्ला क्लिनिक हो गए, और बहुत सारे जिनका यूज़ जो है वो पूरा समाज कर सकता है। उसके बाद किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत
सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो हमारे देश की सीमा के अंदर हैं। जो भी संसाधन है वो सारे हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। अब चाहे वो किसी एक व्यक्ति के पास हो, चाहे पूरे समाज के पास हो, अगर हमारा जो राष्ट्र है वो चाहे तो वो इन संसाधनों को हमसे छीन भी सकता है। अब आपको होगी कि ऐसे ऐसे कैसे छीन सकता है? तो हमारी जो रेल लाइनें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, वो किस पर बनती हैं? अब राष्ट्र की ज़मीन तो है नहीं, वो किसकी ज़मीन है? व्यक्तिगत ज़मीन है, खेत हैं लोगों के, मकान हैं, उसके बाद व्यक्तिगत संसाधन है बहुत सारे। तो ये सब को जो है सरकार छीन लेती है और उनके बदले कुछ पैसे दे देती है लोगों को, और वहाँ पर ये सब जो राष्ट्र की चीज़ें हैं वो सब बना देती है। तो जितने भी हमारी जो सीमा है उसके अंदर संसाधन आते हैं, सबके सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो हमारे किसी प्रदेश में तो हैं, यानी किसी एक क्षेत्र है हमारा, उसमें ये संसाधन है, लेकिन अभी भी जो है इसका यूज़ हम कर ही नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान में जो है बहुत सारे आप सोलार पैनल लगवा सकते हो, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। उसके बाद आप पवन चक्की लगवा सकते हो गुजरात में बिजली के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अभी इतना जो है प्रौद्योगिकी ने विकास नहीं किया, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं बढ़ी है। इसी कारण क्या है कि वहाँ पर इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों को हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। उसके बाद आगे बढ़ें तो वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, और हमें ये भी पता है कि ये कब तक ख़त्म हो जाएंगे और कब तक रहेंगे, ये हमें पता है। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। यानी इनके बारे में जो हमें पूरी जानकारी है कि हम इनका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वह पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो बहुत मौजूद हैं हमारी पृथ्वी में, हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। पता भी है, मान लीजिए हमें उनके बारे में पता भी है, लेकिन हम उनका यूज़ फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका जो है वो यूज़ कर सकें। जैसे कि आपको अगर मैं उदाहरण दूँ तो यहाँ पर जो है H2O, अब ऑक्सीजन तो आग जलाने के काम आता है, हाइड्रोजन भी, लेकिन हम जो है अगर पानी में से हाइड्रोजन को अलग करने की एक तकनीक सीख जाएं तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हमें जो है बहुत फ़ायदा होगा केमिकल तौर पर, यहाँ केमिस्ट्री के तौर पर। तो यहाँ पर जो है ऐसे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भंडार। यानी जब टेक्नोलॉजी आएगी तभी हम जो है इनका उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद सतत पोषणीय विकास। अभी सतत पोषणीय विकास क्या है? इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचाने तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। यानी ऐसे सतत पोषणीय विकास क्या है कि संसाधनों का उपयोग जो है वो इस तरह से किया जाए कि हमारे जो संसाधन हैं वो ख़त्म ना हो, हमारा जो अभी भावी पीढ़ी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, है ना। तभी तो है जो है फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हम ही यूज़ कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो यूज़ कर ही नहीं पाएगी, संसाधन ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ विकास इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुँचे। यानी जब ये दोनों कारक मिल जाएंगे तो हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाएगा वो। उसके बाद संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी ऐसे संसाधन, ऐसे उपाय, ऐसे यानी हमारे पास कोई आइडिया है, कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो है वो संसाधनों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, यानी उनको जो है वो थोड़ा भी बर्बाद हम नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? संसाधन नियोजन कहेंगे। यानी हम जो है उनको संभाल कर रख रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं। तो संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो। यानी संसाधन जो है वो सबको बराबर रूप में मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को संसाधन ज़्यादा मिल गए, किसी को कम मिल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधन सबको बराबर मिलेंगे और उसके बाद संसाधनों का जो उपयोग है वो भी अच्छे प्रकार से होगा, तभी हमारे जो है संसाधन है वो संरक्षित रह पाएंगे यानी बच पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ें तो भूमि निम्नीकरण। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना। यानी भूमि निम्नीकरण क्या है कि हमारी जो भूमि है वो हम बहुत सारे
क्रियाकलाप करते हैं, केमिकली जो है उसमें उर्वरक डालते हैं, बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मिट्टी को जो है हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और मिट्टी को जो है हमने ज़्यादा अम्लीय बना दिया है एसिड्स के कारण। तो इससे क्या होता है कि जो कृषि की भूमि है ना वो बिगड़ती जाती है और उस पर कृषि नहीं हो सकती। ऐसी भूमि को हम क्या कहेंगे, भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि जो है वो खराब हो रही है। उसके बाद निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब ये क्या है, वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक साल में एक ही बार खेती की जाती है या फिर एक से ज़्यादा बार खेती की जाती है, ऐसी भूमि को हम क्या कहेंगे, निवल। निवल बोया गया क्षेत्र या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, आपकी इच्छा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे अगर आपको निवल बताया जाए तो आप ये समझना कि ऐसा क्षेत्र जो शुद्ध बोया जाता है। उसके बाद कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना, यानी कुल बोया गया क्षेत्र जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल होगा। तो जो हमारा शुद्ध बोया, जो हमने अभी निवल बोया, और जो हमारा दूसरा है प्रति भूमि के ऊपर, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, कुल बोया गया क्षेत्र, यानी हमारा टोटल बन जाता है। उसके बाद प्रति भूमि, वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है। प्रति भूमि क्या है कि बहुत दिन तक जो है उसे कुछ समय तक खाली छोड़ दिया और उसके बाद उस पर खेती की गई, ताकि खेती जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाए और भूमि जो है वो निम्नीकृत ना हो। उसके बाद बंजर भूमि, वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है, यानी ऐसी भूमि जिस पर हम खेती तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा वो कहीं पहाड़ी होती है यानी पत्थर वत्थर होते हैं, कहीं रेतीली होती है, कहीं दलदली होती है, यानी वो मिट्टी जो है वो खेती के लिए नहीं होती, खेती के लायक वो बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है, प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना, यानी अगर कुछ भी जैसे पानी जो है वो मिट्टी को काट कर ले गया, बहा कर ले गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मृदा अपरदन कहेंगे। यानी मिट्टी जो है वो किसी प्राकृतिक कारक द्वारा वहाँ से हट रही है। पहाड़ों से मिट्टी का खिसक जाना, ये भी क्या है कि प्राकृतिक तरीके से जो है वो मिट्टी वहाँ से हट रही है। और जो ग्लेशियर है हमारे, उनका पिघल जाना, वहाँ से भी मिट्टी खिसकती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। उसके बाद उत्खात भूमि क्या है, उत्खात भूमि प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। यानी जो जल होता है हमारा, हवाएं चलती हैं तेज, इनसे क्या होता है कि मिट्टी वहाँ से उड़ जाती है, वहाँ से जो है दूसरी जगह चली जाती है, या फिर जो हमारे बहुत सारे जो उद्योग होते हैं उनसे धुआं निकलता है और मिट्टी की परत पर जम जाता है, जिससे मिट्टी जो होती है वो और ख़राब हो जाती है, और ऐसी भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं। उसके बाद है कि हमारे देश में जो है वो कितनी प्रकार की मृदाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो हमारे देश में जो है वो 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद हमारी काली मृदा है। उसके बाद जो हमारी लेटराइट मृदा है एक। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, और उसके बाद लाल एवं पीली मृदा, यानी 6 प्रकार की मृदाएं जो हैं हमारे देश में पाई जाती हैं। और इन सब के बारे में आपको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो है थोड़ा काली मृदा के बारे में पढ़ लेना, मैंने जो है चैप्टर में बता दिया है वहाँ पर, तो चैप्टर को देख लेना पूरा, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।